स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल KTV स्टोरी पर। यहाँ आपको हमेशा कुछ नई और दिल को छूने वाली कहानियाँ मिलेंगी। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे किसी ने सुनाई थी और जब से मैंने इसे सुना है तब से मेरे दिल में बस गई है। यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जिसने कई मुश्किलों का सामना किया और दोस्ती और वफादारी ने कैसे इस प्यार की राह आसान की। तो चलिए शुरू करते हैं यह खूबसूरत कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जगह चंद्रसेन नाम के राजा राज करते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था कोमल। वह बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। इसके अलावा उसमें और भी कई खूबियां थी। तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में तो औरतें क्या, बड़े बड़े मर्द भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते थे। राजकुमारी से शादी करने की इच्छा रखने वाले कई राजकुमार थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी। दूर दूर के राज्यों से राजकुमार शादी का पैगाम लेकर आते, लेकिन कोमल को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता था। जब भी कोई रिश्ता आता तो वह बस यही कह देती कि मुझे शादी नहीं करनी। राजा के दरबार में एक कारीगर था जो हर कला में माहिर था। उसकी बनाई हुई चीजें राजा को बहुत पसंद आती थी, इसलिए राजा ने उस बूढ़े कारीगर को महल के सभी कारीगरों का मुखिया बना दिया था। उस बूढ़े कारीगर का एक जवान बेटा था जिसका नाम बादल था। बादल भी अपने पिता की तरह बहुत हुनरमंद और बहादुर था। उसकी पहलवानी में भी बहुत इज्जत थी। बूढ़े कारीगर की यह दिली ख्वाहिश थी कि उसका बेटा भी उसका हुनर सीखे। एक दिन उसने बादल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम भी कोई हुनर सीखो जो आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। बादल ने भी अपने पिता से कई हुनर सीख लिए। कारीगर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसका बेटा मोहब्बत की आग में जल रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता था और बस आंसू बहाता रहता। खूबसूरत राजकुमारी कोमल के ख्यालों में वह तड़पता रहता। एक दिन राजकुमारी ने बूढ़े कारीगर से फरमाइश की कि उसके लिए एक धनुष बनाया जाए। कारीगर फौरन इस काम में लग गया। उसने अपने बेटे बादल को भी एक धनुष बनाने के लिए कहा। जब बादल ने अपना बनाया हुआ धनुष अपने पिता को दिखाया तो बूढ़ा कारीगर हैरान रह गया। उसके बेटे ने उससे भी अच्छा धनुष बनाया था। जब कारीगर ने वह धनुष अपने हाथ में लिया तो उसकी खूबसूरती और मजबूती देखकर वह दंग रह गया। बादल ने उस धनुष पर राजकुमारी के लिए एक छोटी सी प्रेम कविता भी लिखी थी। बूढ़े ने अपने बेटे का माथा चूम लिया और कहा, बेटा, सचमुच अब तो तुम हर हुनर में माहिर हो चुके हो। इसके बाद बूढ़े कारीगर ने अपना बनाया हुआ धनुष अपने पास रख लिया और जो धनुष उसके बेटे ने बनाया था उसे लेकर वह राजकुमारी के पास पहुंचा और उसे दे दिया। राजकुमारी को भी वह धनुष बहुत पसंद आया। उसे बिल्कुल ऐसा ही धनुष चाहिए था। राजकुमारी ने कारीगर को इनाम में अशर्फियों से भरी एक थैली भी भिजवाई। कुछ दिनों बाद बूढ़े कारीगर की मृत्यु हो गई और राजा ने उसके बेटे बादल को अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। एक दिन की बात है, राजा चंद्रसेन अपनी बेटी कोमल के कमरे में आए। उनकी नजर दीवार पर टंगे हुए धनुष पर पड़ी। उसकी खूबसूरती देखकर राजा ने धनुष को अपने हाथ में ले लिया। तभी अचानक राजा की नजर उस पर लिखी प्रेम कविता पर पड़ी। जब राजा ने वह कविता पढ़ी तो उनके चेहरे के तेवर बदल गए। राजा ने तुरंत बादल को अपने पास बुलाया और गरज कर पूछा, धनुष पर वह प्रेम भरी कविता किसने लिखी है? बादल ने हिम्मत करके जवाब दिया, हुजूर, वह कविता मैंने लिखी है। राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, यह क्या कम था कि मैंने तुम्हें अपने दरबार में नौकरी दी और अब तुम मेरी बेटी पर डोरी डालने लगे हो। राजा ने जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि बादल को ले जाकर उसे मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन एक मंत्री जो उस बूढ़े कारीगर का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने राजा से बादल को माफ करने की गुजारिश की। राजा ने मंत्री की बात मान ली और बादल की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे देश से बाहर निकालने की सजा दे दी। बादल अपने घोड़े पर सवार होकर एक दूर देश के लिए निकल गया। वह कई दिनों तक चलता रहा। उसने कई नदियां और कई जंगल पार किए। एक दिन वह एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। उसने देखा कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। वहीं पर एक बूढ़ा चरवाहा बकरियों का एक झुंड चरा रहा था। बादल घोड़े से उतरा, बूढ़े के पास गया और उसे सलाम किया।
फिर एक पेड़ के नीचे हरी भरी घास पर लेट गया। बूढ़े ने देखा कि नौजवान बहुत थका हुआ है, तो उसने अपनी एक बकरी का दूध निकालकर बादल को पीने के लिए दिया। जब बादल दूध पी चुका तो बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? बादल ने अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े को सुना दी। बूढ़े को बादल पर तरस आया और उसने पूछा, बेटा अब तुम कहां जा रहे हो? बादल ने कहा, बाबा जिसे घर से निकाल दिया गया हो वह अब कहां जा सकता है, बस यूं ही चला जा रहा हो जहां किस्मत ले जाए। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं यहाँ इन भेड़ बकरियों को चराता हूँ, मैंने अपने बाप दादा से यही काम सीखा था। अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी पसंद हो तो तुम मेरे पास रहो, मेरे बेटे बनकर। बूढ़े की यह बात बादल को बहुत अच्छी लगी और उसने खुश होकर कहा, बाबा आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं और मुझे अपना बेटा बनाने को तैयार है, तो मैं बहुत खुशी से आपके साथ रहूंगा। इस तरह से बादल अब उस बूढ़े चरवाहे के साथ रहने लगा और भेड़ बकरियां चराने लगा। बूढ़े चरवाहे ने बादल को पत्थर से निशाना लगाना बहुत अच्छे से सिखा दिया था, क्योंकि जब भी हिंसक जानवर झुंड पर हमला करते थे तो बूढ़ा चरवाहा अपने पत्थर के निशाने से उन्हें जख्मी करके भगा देता था। यही हुनर अब बादल ने भी सीख लिया था। अब जब कभी बकरियों के झुंड पर जंगली जानवर हमला करते तो बादल पत्थर से ऐसा निशाना लगाता कि उन्हें जख्मी करके भगा देता। कई बार तो उसने ऐसा निशाना लगाया कि कई खूंखार जानवरों को मार गिराया। इन जानवरों की वजह से बकरियों का बहुत नुकसान होता था, लेकिन अब बकरियां आराम से थी। दूसरी तरफ राजकुमारी कोमल किसी को बताती तो नहीं थी कि उसके दिल में बादल के लिए प्यार है, मगर दिल ही दिल में वह यह तय कर चुकी थी कि अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ बादल से ही करेगी। जिस दिन से राजा ने बादल को वहां से निकाला था, उसी दिन से राजकुमारी ने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया था। वह दिन भर बादल के ख्यालों में डूबी रहती और सारी रात आंसू बहाती रहती। उसने यह राज हमेशा अपने दिल में छुपाए रखा। राजकुमारी कोमल की जितनी भी दासियां थी, उनमें से एक जो राजकुमारी के सबसे करीब थी, उसका नाम हीमा था। आखिरकार एक दिन जब राजकुमारी से रहा नहीं गया तो उसने अपनी दासी हीमा को अपने दिल का सारा हाल कह सुनाया। हीमा ने उससे कहा, राजकुमारी जी, आपको अपना मन बहलाने के लिए जंगल में शिकार खेलने जाना चाहिए। राजकुमारी को उसका सुझाव पसंद आया और उसने शिकार पर जाने का फैसला किया। एक दिन जब मौसम बहुत अच्छा था तो कोमल अपने पिता से इजाजत लेकर जंगल में शिकार खेलने निकल पड़ी। घोड़े पर सवार वह अपनी कुछ दासियों के साथ जंगल में जा पहुंची। बहुत देर तक वह अपने शिकार की तलाश में घूमती रही और फिर उन्हें दूर एक पहाड़ दिखाई दिया। वह पहाड़ इतना ऊंचा था जैसे आसमान को छू रहा हो। कोमल अपनी सहेलियों के साथ घोड़े दौड़ाती हुई उस पहाड़ तक जा पहुंची। चलते चलते वह काफी दूर निकल आई थी और फिर वहां पर उसे एक हिरनी दिखाई दी। वह हिरनी देखने में ऐसी लगती थी मानो सोने की बनी हो। हिरनी ने राजकुमारी का मन मोह लिया था और राजकुमारी ने उस हिरनी को जिंदा पकड़ने का फैसला किया। राजकुमारी की दासियां हाथों में रस्सियां लेकर हिरनी को घेरने लगी। कोमल ने उस हिरनी पर फंदा फेंका, लेकिन हिरनी बहुत चौकन्नी थी और वह राजकुमारी के फंदे से बच गई। राजकुमारी कोमल ने 3 बार कोशिश की, लेकिन हिरनी उसके हाथ नहीं आई। अपनी इस नाकामयाबी पर राजकुमारी को बहुत शर्म महसूस हुई। वह अपने घोड़े को दौड़ाती हुई हिरनी का पीछा करती रही। उसका घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा था, लेकिन हिरनी की चाल भी कुछ कम नहीं थी। घोड़ा हिरनी तक नहीं पहुंच पाया। राजकुमारी कोमल हिरनी का पीछा करते हुए अपनी दासियों से बहुत आगे निकल आई थी और फिर हिरनी और कोमल का घोड़ा दोनों दासियों की आंखों से ओझल हो गए। दौड़ते दौड़ते अब हिरनी भी थक चुकी थी और राजकुमारी का घोड़ा भी बेहाल हो चुका था। तभी वह हिरनी भागती हुई एक गुफा के अंदर चली गई। यह देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई कि बस अब तो हिरनी मेरे हाथ में आ गई। यह सोचकर वह हिरनी के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाकर उसने क्या देखा कि गुफा के दूसरी तरफ भी रास्ता था और हिरनी उसमें से बाहर निकल चुकी थी। राजकुमारी फिर से घोड़े पर चढ़कर हिरनी का पीछा करने लगी। हिरनी के पीछे दौड़ते दौड़ते वह उस पहाड़ तक जा पहुंची जहां पर बादल अपनी भेड़ बकरियां चराता था। किसी शिकारी को हिरनी का पीछा करते हुए देखकर बादल ने हिरनी पर जोर से पत्थर मारा। पत्थर बिल्कुल निशाने पर लगा
और हिरनी का एक सींग टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार निकालकर बादल से कहा, बेवकूफ चरवाहे, अगर मुझे हिरनी को मारना ही होता तो मैं कब की मार चुकी होती। मैं तो इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। तू कौन होता है दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला। इतना कहकर उसने बादल पर तलवार से हमला कर दिया। बादल झट से पीछे हट गया और राजकुमारी अपना संतुलन खो बैठी, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। सिर पर चोट लगने के कारण राजकुमारी गिरते ही बेहोश हो गई। बादल ने जब देखा कि लड़की गिरकर बेहोश हो चुकी है तो उसने तुरंत उसकी जान बचाने के बारे में सोचा। वह सोचने लगा, अगर यह लड़की मर गई तो बेकार में इसका सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। और फिर उसने राजकुमारी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। असल में वह अभी तक राजकुमारी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया था, लेकिन अब वह राजकुमारी कोमल को पहचान चुका था। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका कोमल उसके सामने थी। बादल को इस बात की इतनी खुशी थी कि वह बेहोश होते होते रह गया। वह कहने लगा, राजकुमारी, अपनी आंखें खोलो, उठकर खड़ी हो जाओ। तुम मुझे अपनी तलवार से मारना चाहती थी तो लो, मुझे मार डालो, लेकिन इस तरह से बेहोश मत पड़ी रहो। बादल राजकुमारी के पास बैठा हुआ कुछ देर तक इसी तरह की बातें करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी कोमल को होश आया तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा तो वही चरवाहा उसके सामने बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी ने उस चरवाहे के चेहरे को ध्यान से देखा तो वह अपने प्रेमी को पहचान गई। इतने में राजकुमारी की दासियां एक एक करके वहां आने लगी और वे सभी राजकुमारी से कहने लगी कि हमें जल्दी से महल वापस चलना चाहिए। पर राजकुमारी ने कहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। और वह मन ही मन सोच रही थी, क्या बादल ने मुझे पहचान लिया। फिर राजकुमारी ने अनजान बनते हुए बादल से पूछा, तुम यहां कितने समय से हो चरवाहे। बादल ने सोचा कि अब मैं जो भी कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। वह बोला, मैं उस दिन से यहां पर काम कर रहा हूं जिस दिन से आपके पिता ने मुझे देश निकाला दिया था। राजकुमारी कोमल ने उससे माफी मांगते हुए कहा, यह मेरी ही गलती थी। मुझे ही चाहिए था कि मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें देश निकाला ना देने के लिए मना लेती। कोमल की बातें सुनकर बादल बहुत खुश हुआ और वह अपने मुंह बोले पिता यानी बूढ़े चरवाहे को बुलाने के लिए चला गया। उसके पिता ने कहा कि हमें मेहमानों की अच्छी तरह से खातिरदारी करनी चाहिए। यह कहकर वह फौरन नजदीक के गांव में गया और वहां से खाने पीने के कई सामान लेकर आया और फिर मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। उसके बाद 15 दिन यूं ही गुजर गए। राजकुमारी की तबीयत अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन की बात सुनिए। राजा चंद्रसेन ने अपने एक सेनापति को बुलाया और उससे कहा कि पूरा 1 महीना गुजर चुका है, राजकुमारी कोमल की कोई खबर नहीं मिली। तुम जाओ और उसे ढूंढकर फौरन महल में लेकर आओ। यह सेनापति बहुत दिनों से राजकुमारी से शादी करने की ख्वाहिश रखता था, इसीलिए वह जी जान से राजा की सेवा में लगा हुआ था। राजा का यह हुक्म पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसी समय अपने साथ अपने 2 सिपाहियों को लेकर राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। निकलते समय उसने अपने साथ एक सुराही भी ली जिसमें वह शराब लेकर जा रहा था। सेनापति अपने साथियों के साथ 5 दिन तक राजकुमारी को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे राजकुमारी मिल ही गई। जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बादल से बातें कर रही थी। यह देखकर सेनापति जल भुन गया, लेकिन राजकुमारी को नाराज करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वह घोड़े से उतरा और फिर राजकुमारी के पास गया। उसने झुककर राजकुमारी को सलाम किया और फिर बोला, राजकुमारी जी, आपकी कोई खबर न पाकर महाराज चंद्रसेन बहुत परेशान है और उन्होंने मुझे आपकी तलाश में भेजा है। सेनापति और उसके सिपाहियों को बिठाया गया और उनकी खातिरदारी की गई। रात के समय सेनापति ने अपने साथ लाई हुई सुराही निकाली और उसमें से प्याली भर भर कर शराब पीने लगा। शराब के 2 प्याले पीने के बाद सेनापति शराब के नशे में बादल को बुरा भला कहने लगा और बोला, तुम एक मामूली से कारीगर के बेटे हो, राजकुमारी पर डोरी डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बादल ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ये सुनते ही सेनापति आपे से बाहर हो गया और उसने बादल पर हमला कर दिया, लेकिन बादल पहले से ही तैयार था।
और उसने अपना बचाव करते हुए सेनापति की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। सेनापति वहीं पर लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी जान चली गई। यह देखकर सेनापति के आदमी बादल पर टूट पड़े, लेकिन बादल ने उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। जब यह सब हो चुका तो बादल ने कोमल से कहा, राजकुमारी जी, अब मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हमें किसी दूसरे देश में चलना चाहिए। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई और उसने अपनी दासियों को वापस भेज दिया। उन्हें यह समझा दिया कि अगर मेरे पिता पूछे तो उनसे यह कह देना कि राजकुमारी कोमल किसी दूसरे देश के लिए निकल गई है। दासियां रोती पीटती हुई महल की तरफ चली गई। राजकुमारी और बादल बूढ़े चरवाहे से इजाजत लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद दोनों एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे, जहां पर राजा हंसराज का राज्य था। बादल और कोमल अपनी असलियत छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदल लिया। बादल ने वहां एक लोहार के पास काम कर लिया और कुछ दिनों के बाद बादल और कोमल ने शादी कर ली। बादल जिस लोहार के पास काम करता था, उसके पास एक जमींदार अपने घोड़े के पांव में नाल लगवाने के लिए आता था। एक दिन जमींदार ने बादल से कहा कि भाई, तुम सराय में क्यों रहते हो? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मकान दिलवा सकता हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें वहीं चलकर रहना चाहिए। बादल इस बात पर राजी हो गया। जाकर देखा तो मकान उसे बहुत पसंद आया। बादल ने अपनी कमाई में से कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। उसने वह मकान खरीद लिया। बादल और कोमल अब दोनों इसी मकान में रहने लगे। असल में जमींदार की नीयत राजकुमारी कोमल को देखकर खराब हो चुकी थी। जमींदार का एक नौकर था जो पहले एक लुटेरा रह चुका था। जमींदार ने एक दिन उसे बुलाकर कहा कि आज रात को तुम कहीं बाहर मत जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है। आधी रात के समय वह जमींदार नौकर को लेकर बादल के मकान के बाहर पहुंचा। उनकी योजना यह थी कि जब बादल सो जाएगा तो अंदर जाकर उसे मार डाला जाए और उसकी पत्नी को उठा लिया जाए। बादल तो सो गया था, लेकिन कोमल अभी तक जाग रही थी। कदमों की आहट सुनते ही उसने अपने पति को जगा दिया। बादल बिस्तर से उठकर जब दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजे की दरारों में से उसने झांक कर देखा कि बाहर दो आदमी खड़े थे। वह वापस आया और उसने तकिए के नीचे से अपना खंजर निकाल लिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही नौकर ने बादल पर हमला कर दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इतने में कोमल बाहर आई और उसने जमींदार को पकड़ लिया और बेतहाशा उसे घूंसे मारने लगी। दूसरी तरफ बादल ने उस नौकर का काम तमाम कर दिया, जबकि वह जमींदार राजकुमारी के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। राजकुमारी सोच रही थी कि इसे जान से मार देना ही ठीक रहेगा, लेकिन बादल ने उसे रोक दिया और कहा कि इसे छोड़ दो, और जमींदार से कहा, जा, यहां से दफा हो जा। जमींदार भागता हुआ अपने घर आ गया और फिर उसने सोचा कि मैं क्यों न राजा हंसराज के पास जाकर इन दोनों की शिकायत करूं। अगले दिन सुबह जमींदार राजा हंसराज के सामने पेश हो गया और अपने जख्म दिखाते हुए वह कहने लगा, महाराज, कुछ दिन पहले एक आदमी हमारे नगर में आया है। वह कौन है, कहां से आया है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके साथ एक लड़की भी है। मैंने सोचा था कि यह दोनों शरीफ है, इसलिए मैंने अपना एक मकान उन्हें सस्ते में बेच दिया। मगर जब मैं तय किए गए सौदे की बाकी रकम लेने उसके पास गया तो उस आदमी ने मार मार कर मेरी बुरी हालत कर दी। हुजूर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को सजा दें और उन्हें शहर से निकलवा दें। राजा गुस्से में आ गया और बोला, ऐसे लोगों को शहर से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही विदा कर देना चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और वे बादल और कोमल को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने जब राजकुमारी कोमल को देखा तो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने गरज कर बादल से पूछा, तुम इतनी सुंदर लड़की को कहां से लाए हो? मुझे तो लगता है कि जरूर तुमने इसे कहीं से अगवा किया होगा। बादल ने कहा, आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। राजा ने बादल को धमकाते हुए कहा, इस लड़की को यहीं पर छोड़कर तुम शहर से निकल जाओ। जब बादल इस बात पर तैयार नहीं हुआ तो राजा ने 2 सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस नौजवान को ले जाकर मार दिया जाए। सिपाहियों ने बादल को गिरफ्तार कर लिया और उसे रस्सियों से बांध दिया। जैसे ही सिपाही उसे लेकर महल से बाहर निकले
तो बादल ने एक ही झटके में अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को तोड़ दिया और सिपाहियों की कदैत से छूटकर वह भाग गया। वहां से भागकर वह उस लोहार के घर में आ गया जिसके यहाँ पर वह काम करता था। बादल ने सारा किस्सा लोहार को कह सुनाया। लोहार ने कहा, यह शहर से बाहर एक गुफा है, तुम उस गुफा में जाकर छुप जाओ। मैं शहर जाकर लोगों से सारे हालात मालूम करूंगा और तुम्हें आकर बताऊंगा। लोहार के कहने पर बादल उस गुफा में जाकर छुप गया। दूसरी तरफ राजा ने पहले राजकुमारी कोमल से बड़ी नरमी से बात की और उसे कई तरह के लालच दिए। बोला, मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। मगर राजकुमारी कोमल किसी तरह से भी राजी न हुई। तब राजा ने उसे जेल खाने में डलवा दिया। राजा के बगीचे में एक गुप्त तहखाना था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। राजा के कहने पर राजकुमारी को इस गुप्त काल कोठरी में डाल दिया गया। जब राजा को यह पता चला कि बादल सिपाहियों की कड़ैत से भाग चुका है तो उसने हुक्म दिया कि राज्य से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए और उस भगोड़े को पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजा के सिपाहियों ने उसकी बहुत तलाश की लेकिन उन्हें बादल कहीं भी नहीं मिला। जब रात हुई तो लोहार बादल के पास उस गुफा में आया और दोनों बहुत देर तक इस बात पर विचार करते रहे कि आखिरकार आगे क्या किया जाए। फिर लोहार ने यह राय दी कि राजा हंसराज का एक मंत्री है जिसका नाम सोमनाथ है। वह बहुत ही नेक दिल और गरीबों की मदद करने वाला है। तुम उसके पास जाओ और उसको सारा हाल बताओ। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और फिर बादल आधी रात के समय उस गुफा से निकलकर मंत्री सोमनाथ के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? बादल ने जवाब दिया कि मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे मंत्री सोमनाथ की मदद चाहिए। मंत्री सोमनाथ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर आधी आधी रात तक बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। आज भी वह अभी तक जाग रहे थे। नौकर ने आकर उन्हें खबर दी, हुजूर, दरवाजे पर कोई नौजवान खड़ा है और कहता है कि वह बहुत दूर से आया है और किसी मामले में उसे आपकी मदद चाहिए। मंत्री सोमनाथ ने कहा, उसे अंदर आने दो। बादल जब मंत्री के कमरे में आया तो उसने झुककर मंत्री को सलाम किया और इसके बाद उसने अपनी सारी कहानी मंत्री सोमनाथ को बता दी। सोमनाथ ने कहा, तुम चिंता मत करो, राजा कोमल को नहीं मारेगा। मैं इस बात का पता लगाता हूं और फिर तुम्हें बताऊंगा। सुबह के समय जब मंत्री सोमनाथ महल में पहुंचे तो वह शाही बगीचे में टहलने लगे। वहां माली ने उन्हें देखकर सलाम किया और ताजा फूलों का गुलदस्ता बनाकर मंत्री को दिया। मंत्री सोमनाथ को यह मालूम था कि राजा के बगीचे में एक खुफिया काल कोठरी है और यह माली बगीचे और काल कोठरी दोनों की रखवाली करता है, लेकिन किसी को इस बारे में मालूम नहीं था। और फिर मंत्री ने उस माली से पूछा, मैंने सुना है कि कल कोई लड़की काल कोठरी में लाई गई है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? माली बोला, जी हाँ हुजूर, पता है। खुद राजा ने ही कल उसे काल कोठरी में डलवाया है। मंत्री सोमनाथ जब अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपने नौकर को भेजकर बादल तक यह खबर पहुंचा दी कि राजकुमारी अभी तक सही सलामत है। इसके बाद मंत्री ने अपने कुछ वफादार नौकरों को बुलाकर कहा कि मेरे मकान से लेकर काल कोठरी तक एक सुरंग खोदी जाए। 4 दिन के अंदर अंदर यह सुरंग तैयार कर दी गई। इस सुरंग के जरिए राजकुमारी कोमल को तहखाने से निकालकर मंत्री के घर पर लाया गया। मंत्री बादल को भी अपने घर ले आए और उससे बोले कि अब तुम दोनों पति पत्नी मेरे घर में आराम से रह सकते हो, यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पति पत्नी दोनों सोमनाथ के घर में 3 साल तक रहे। उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हो चुका था और वह चलने भी लगा था। तब एक दिन जब मंत्री उन दोनों के कमरे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने दोनों को बातें करते सुना। बादल कोमल से कह रहा था, राजकुमारी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें अपने मायके की याद सता रही है। तुम उन लोगों को देखने के लिए तरस रही हो, मगर किया भी क्या जा सकता है? तुम सब्र से काम लो। मुझे भी अपना देश बहुत याद आता है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? यह सुनकर मंत्री सोमनाथ कमरे के अंदर गए तो राजकुमारी कोमल ने फौरन अपने आंसू पोंछ डाले और उठकर मंत्री को सलाम किया। मंत्री ने कहा, बेटी, तुम परेशान मत हो, मुझे 1 महीने का समय दो। मैं खुद तुम दोनों को तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा और तुम्हारे पिता को भी समझा दूंगा। इस तरह से 1 महीना गुजर गया।
तब मंत्री सोमनाथ ने अपने कुछ आदमियों की मदद से बादल और राजकुमारी को शहर के बाहर एक गुफा में छुपा दिया। यह सब करने के बाद मंत्री सोमनाथ अपनी यात्रा पर जाने को तैयार हुए और उन्होंने रास्ते में उस गुफा से बादल और राजकुमारी कोमल को अपने साथ ले लिया। लंबा रास्ता तय करते हुए मंत्री सोमनाथ राजकुमारी और बादल के साथ उनके देश जा पहुंचे। मंत्री सोमनाथ अपनी नेक दिल और अक्लमंदी के लिए दूर दूर के राज्यों में मशहूर थे और हर राज्य का राजा उनका बहुत सम्मान करता था। राजकुमारी कोमल के पिता राजा चंद्रसेन को भी मंत्री सोमनाथ की आने की खबर मिली, तो उन्होंने बहुत खुशी से मंत्री सोमनाथ का स्वागत किया और उनकी खूब खातिरदारी की। मंत्री सोमनाथ कई दिनों तक वहां मेहमान बनकर रहे और फिर एक दिन उन्होंने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं 2 गुनाहगारों की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं, और अगर आपने उन्हें माफ कर दिया तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। राजा चंद्रसेन ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, चाहे उन्होंने मेरे पिता की हत्या ही क्यों न की हो। बताइए, वह कौन लोग हैं? मंत्री सोमनाथ ने उसी समय राजकुमारी कोमल और बादल दोनों को दरबार में बुलवा लिया। राजकुमारी महल में आते ही अपने पिता के सीने से लग गई। खुशी के मारे राजा चंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम इतने दिनों तक कहां रही? उसी समय बादल भी राजा के पास आ गया। उसे देखते ही राजा गुस्से से भर गए और उसे मरवाना चाहते थे, लेकिन मंत्री सोमनाथ ने राजा को उनका वचन याद दिलवाया। फिर राजा ने मंत्री सोमनाथ की बात को मानते हुए बादल को अपना दामाद मान लिया। मंत्री सोमनाथ राजा चंद्रसेन के यहाँ पर कुछ दिन और रहे और फिर वापस अपने राज्य लौट गए। राजकुमारी कोमल और बादल जब तक जिंदा रहे, मन ही मन वे दोनों मंत्री सोमनाथ का शुक्रिया अदा करते रहे और उनके किए गए एहसानों को याद करते रहे। जब मंत्री सोमनाथ अपने घर वापस लौट गए तो बादल ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने बूढ़े चरवाही को अपने पास बुला लिया, जिसके साथ मिलकर वह पहाड़ों पर भेड़ें चराया करता था और जिसने बादल को अपना बेटा बनाया था। बादल ने उसके रहने का इंतजाम अपने महल में ही करवा दिया और इस तरह से वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और ईमानदारी हर मुश्किल का सामना कर सकती है और बुरे वक्त में मिले सच्चे दोस्त और अपनों का साथ अनमोल होता है। जीवन में कभी कभी अपनों को खोकर ही हमें उनकी कीमत का एहसास होता है और ये कहानी उसी एहसास को बहुत अच्छे से दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट करें और अपना नाम और शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें सिखाती है कि घमंड और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और यह भी कि किसी गरीब की आह कभी खाली नहीं जाती। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत और दौलत से सब कुछ नहीं जीता जा सकता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियां आपसे कभी न छूटे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सूर्यगढ़ के राजा वीरसेन एक बहुत बड़े सम्राट थे। उनके राज्य में कई छोटे छोटे राज्य भी आते थे। उनकी विशाल और ताकतवर सेना की वजह से उन्होंने बहुत से राजाओं को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी ताकत ने राजा वीरसेन को घमंडी और ऐशो आराम पसंद बना दिया था। उनके जीवन में बस 2 ही काम थे, या तो किसी राज्य पर हमला करने का प्लान बनाना या फिर किसी सुंदर नाचने वाली का नाच देखते हुए शराब पीना। उनके इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए उनके पास एक से बढ़कर एक बहादुर योद्धा थे। इन्हीं में से एक था सेनापति सोनभद्र। ये सेनापति सोनभद्र की तलवार की ही ताकत थी जिसकी वजह से राजा वीरसेन इतने बड़े सम्राट बन पाए थे। सेनापति सोनभद्र ने राजा के लिए कई लड़ाइयां जीती और उन्हें कामयाबी दिलाई। इस बात से खुश होकर राजा ने अपने राज्य में से एक छोटी सी रियासत
सोनभद्र को तोहफे में दे दी। इस रियासत का नाम कीकमगढ़ था। आज सेनापति सोनभद्र के महल में बहुत चहल पहल थी। आज उनकी शादी का जश्न था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन महल में कोई ऐसा भी था जो आज बहुत दुखी थी, और वह थी सुलोचना। सुलोचना सेनापति के महल में एक दासी की बेटी थी। उसके दुख की वजह यह थी कि वह सेनापति सोनभद्र से प्यार करती थी। उसका यह प्यार बिना वजह के नहीं था। असल में सेनापति और सुलोचना बचपन में एक साथ खेला करते थे। एक साथ खेलते कूदते और खाते पीते, यहाँ तक कि जब वे बड़े हुए तो सुलोचना को सोनभद्र से प्यार हो गया था। वह सोनभद्र से शादी करने के सपने देखने लगी थी, लेकिन एक दासी की बेटी के साथ सोनभद्र की शादी भला कैसे हो जाती। इसीलिए सेनापति ने अपने माता पिता की मर्जी के हिसाब से शादी करने का फैसला कर लिया था, और आज उनकी शादी हो रही थी। सुलोचना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वैसे दासी की बेटी होने के बावजूद सुलोचना की खूबसूरती किसी परी से कम नहीं थी, और वह नाचने की कला में भी बहुत माहिर थी। इधर सेनापति की शादी हो रही थी और उधर सुलोचना दुख की आग में जल रही थी। राजा वीरसेन को भी इस शादी का बुलावा दिया गया था, लेकिन वह टीकमगढ़ नहीं आए। शायद उनके घमंड और उनकी ऐशो आराम ने उन्हें राजधानी सूर्यगढ़ से बाहर निकलने ही नहीं दिया। शादी के बाद सेनापति अपनी नई पत्नी को लेकर राजधानी पहुंचे और राजा से मिले। राजा ने उनके लिए अपने महल में शाही दावत का इंतजाम किया, और अगले दिन सेनापति सोनभद्र वापस टीकमगढ़ लौट गए। जब सब कुछ ठीक ठाक था, तब सेनापति के महल में दासी की बेटी सुलोचना बहुत बेचैन थी। उसके मन में अब सेनापति के लिए नफरत भर चुकी थी। वह सोच रही थी कि सोनभद्र ने बचपन का हमारा प्यार एक झटके में कैसे भुला दिया। मैं तो दिन रात उसी के नाम की माला जपती रहती थी, लेकिन उसने शादी किसी और से कर ली। अब वह मन ही मन सोनभद्र से बदला लेने की बात सोचने लगी। उसी रात वह चुपचाप बिना किसी को बताए टीकमगढ़ महल से चली गई। सुबह होते ही सुलोचना की मां ने अपनी बेटी के गायब होने की खबर सेनापति को दी, तो वह भी इस बात को लेकर बहुत हैरान और परेशान हुए। जबकि सुलोचना टीकमगढ़ से निकलकर एक जंगल में जा पहुंची थी। उसे वहां पर एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में पहुंचने पर पता चला कि इस झोपड़ी में एक साधु और उनकी पत्नी रहते हैं। सुलोचना ने उनसे विनती की कि वह उसे कुछ समय के लिए अपनी झोपड़ी में रहने दे। साधु और उनकी पत्नी ने खुशी से उसकी यह विनती मान ली। अब सुलोचना उन्हीं के साथ रहती और उनके कामों में उनका हाथ बटाती। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाती। साथ ही साथ वह सोनभद्र से बदला लेने का प्लान भी मन ही मन में बना रही थी। वक्त बीता और 1 साल जैसे पंख लगाकर उड़ गया। टीकमगढ़ महल में सुलोचना की मां अपनी बेटी की कोई खबर न मिलने से बहुत दुखी रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। 1 साल बीत जाने पर सुलोचना ने सोनभद्र से बदला लेने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब समय आ गया था उस प्लान पर काम करने का। एक दिन सुलोचना ने साधु दंपति से इजाजत ली और कहा कि अब वह अपने घर वापस जा रही है। दोनों ने बड़ी खुशी से सुलोचना को विदा कर दिया, लेकिन सुलोचना टीकमगढ़ वापस नहीं गई। इधर राजधानी में राजा वीरसेन पहले की ही तरह अपनी ऐशो आराम की दुनिया में खोए हुए थे। शराब और सुंदर औरतों में वह डूबे हुए थे कि तभी एक दासी ने आकर कहा, महाराज की जय हो, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। राजा ने कहा, एक भी पल बिना गंवाए उसे हमारे पास भेज दो। लड़की राजा वीरसेन के सामने पहुंची तो राजा उसकी सुंदरता देखकर अपने होश खो बैठे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दासी की बेटी सुलोचना थी। सुलोचना की सुंदरता का जादू अय्याश राजा वीरसेन पर चल चुका था। अब सुलोचना वही सूर्यगढ़ महल में रहकर राजा को अपना नाच दिखाती और उनका मनोरंजन करती। उसके प्यार का तीर राजा के दिल में चुभ चुका था। वह अब सुलोचना को पूरी तरह से पाना चाहते थे। दूसरी तरफ टीकमगढ़ में सुलोचना की मां और सेनापति सोनभद्र इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि सुलोचना अब कहां पर है और किस हाल में है। जबकि यहाँ राजधानी सूर्यगढ़ में सुलोचना अपनी भयानक योजना को पूरा कर रही थी। एक दिन शराब के नशे में राजा ने सुलोचना से कहा, सुलोचना, मैं तुम्हारा इस कदर दीवाना हो गया हो कि मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। सुलोचना ने जब यह देखा कि राजा पूरी तरह से उसके काबू में आ चुके हैं,
तो उसने एक शर्त रखी कि आप मुझे सोनभद्र का सिर मनवा दीजिए तो मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, आप जो चाहेंगे वही होगा। अय्याश राजा वीरसेन ने यह शर्त मान ली और कहा, मेरे पास सोनभद्र जैसे कई नौकर है, लेकिन तुम्हारे जैसी सबसे सुंदर लड़की इस धरती पर कोई दूसरी नहीं है। वीरसेन ने सुलोचना के लिए एक अलग महल का इंतजाम कर दिया। 3 दिन के बाद राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ कीकमगढ़ महल को घेर लिया और सेनापति सोनभद्र को संदेश भेजा गया कि वह बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो बेवजह ही टीकमगढ़ में खून की नदियां बह जाएगी। सोनभद्र राजा के इस कदम से हैरान था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वह सन की राजा कीकमगढ़ को तबाह कर देगा, और वैसे भी उसकी इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना सोनभद्र के बस के बाहर की बात थी। सोनभद्र ने कीकमगढ़ और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। वह जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो राजा अपनी सनक में उसके पूरे परिवार और पूरे नगर को तबाह कर देगा। हालांकि सोनभद्र की पत्नी यह नहीं चाहती थी, लेकिन सोनभद्र ने उसको समझाया कि राजा को सिर्फ मेरी गर्दन ही चाहिए। अगर मेरे आत्मसमर्पण करने से बाकी सबकी जान बचती है तो ऐसा ही सही। 2 दिन की खींचतान के बाद सोनभद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार करके सीधा जेल में डाल दिया गया। वह अभी तक इस पूरी साजिश से अनजान था। अगले ही दिन राजा ने यह खबर सुलोचना तक पहुंचा दी कि कल सुबह सोनभद्र का सिर उसके पास पहुंच जाएगा। सुलोचना ने चैन की सांस ली। अब मेरे प्यार की प्यास बुझ गई। वह सोचने लगी, उसने मुझे तुच्छ समझकर मेरा प्यार ठुकराया था, अब मैं उसके सिर को ठोकर मारूंगी। सोनभद्र ने मुझे एक मामूली औरत समझा, लेकिन यह नहीं सोचा कि एक औरत कीकमगढ़ का नाच भी कर सकती है। सुलोचना हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में बदले की भावना छिपी हुई थी। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया कि मरने से पहले क्यों न सोनभद्र को एक बार देख लिया जाए। उसकी बुरी हालत देखकर मन को शांति मिलेगी। वह मदद के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा और मैं सिर ऊंचा करके खड़ी रहूंगी। इतने में राजा उसके कमरे में आए। सुलोचना के मन की इच्छा पूरी हुई। कुआं प्यासे के पास आया था। राजा ने देखा कि सुलोचना की सुंदरता फूट फूट कर निकल रही थी। वह हंसकर बोले, कहो कैसी तबीयत है? सुलोचना ने कहा, जी आपकी मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हो। राजा बोला, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। सुलोचना ने कहा, मैं आपकी बहुत आभारी हूं, लेकिन एक विनती है, उम्मीद है आप उसे मानेंगे। राजा ने सुलोचना के चेहरे को एकटक देखा और फिर कहा, कहो क्या हुक्म है? मैं सोनभद्र से एक बार मिलना चाहती हूँ। कल सुबह उसे फांसी दे दी जाए, उससे पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। राजा ने सोचा, चिड़िया जाल में फंस चुकी है, अब और कहां जाएगी। जरूर यह सोनभद्र को चिढ़ाना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सोचकर राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। राजा ने एक अंगूठी सुलोचना को दी और कहा कि यह अंगूठी पहरेदार को दिखाकर सोनभद्र से मिल लेना, और राजा बहुत खुशी से वहां से चले गए। सुलोचना जेल जाने को तैयार हुई। वह अपने रूप के नशे में पागल होकर मानो झूमने लगी। वह सोचने लगी कि सोनभद्र मुझे देखकर तड़प उठेगा और अपने आप पर उसे बहुत अफसोस होगा। अगले ही पल उसने सोचा कि मैं सोनभद्र के जख्मों पर नमक छिड़कने जा रही हूं, उसे अपनी सुंदरता नहीं दिखाऊंगी। यह सोचकर उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया और पालकी में बैठ गई। रात का समय था। सुलोचना की पालकी जेल के बाहर आकर रुकी। यहां से उसने कोतवाल को आवाज लगाई। सिपाहियों ने उत्तर दिया, हम उन्हें अभी बुलाते हैं। सुलोचना बोली, उसकी जरूरत नहीं है, मैं सोनभद्र से मिलना चाहती हूँ, जेल का दरवाजा खोल दिया जाए। सिपाही कांप कर बोले, यह हमारी ताकत से बाहर है। सुलोचना ने कड़क कर कहा, हुक्म का पालन करो, तुम सुलोचना की आज्ञा नहीं मानते। यह देखो शाही अंगूठी। सुलोचना का नाम राजधानी के बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि कैसे उसने राजा को अपने वश में कर लिया। उसकी सुंदरता के चर्चे घर घर में थे, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं था। सिपाहियों ने जब सुलोचना का नाम सुना और शाही अंगूठी देखी तो उनके होश उड़ गए। कांपते हुए बोले, जो हुक्म, हम हाजिर हैं। यह कहकर उन्होंने जेल का दरवाजा खोला और सिर झुकाकर खड़े हो गए। सुलोचना ने जेल में एंट्री की। किसी भी सिपाही की हिम्मत नहीं थी
कि नजरें उठाकर उसे देख सके। एक सिपाही दीपक लेकर उसे सोनभद्र की कोठरी में ले गया। अब सुलोचना के पैर लड़खड़ाने लगे। सिपाही ने एक धुंधला सा दीपक दीवार पर रख दिया और कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। सुलोचना ने देखा सोनभद्र जमीन पर बैठा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। सुलोचना के दिल पर जैसे चोट लगी। वह सोचने लगी, आज यह कुल का चिराग अपने कुल पर कुर्बान होने जा रहा है और मैं एक गिरी हुई औरत इसकी जान ले रही हूं। यह मरेगा तो स्वर्ग का रास्ता इसके लिए खुल जाएगा और मैं जिंदा रहूंगी, फिर भी नरक के रास्ते पर चलूंगी। लोग इस पर फूल चढ़ाएंगे और मेरे नाम पर हमेशा धिक्कारेंगे। ये मैंने क्या किया? जिसके नाम की माला जपती थी, जिससे प्यार करती थी, उसे खुद मरवाने चली हो। सुलोचना की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। प्यार की दबी हुई चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी। उसका सोया हुआ प्यार एक बार फिर जाग गया। वह लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ी। सोनभद्र ने सिर उठाकर देखा तो उसे समझ में आ गया और बोला, सुलोचना, ये क्या? आधी रात के वक्त तुम यहां पर क्यों आई हो? सुलोचना की आंखों में आंसुओं का झरना फूटने लगा था, लेकिन वह पी गई। आज उसे पता चल गया कि वह कितनी गिरी हुई थी। संभल कर बोली, कुछ मानने आई हो? कहो, क्या मानती हो? मैं देने को तैयार हो। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुमने एक बार मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन आज जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। बोलो, वचन देते हो? सोनभद्र को हैरानी हुई। सोचने लगा, हो ना हो यह अपने के पर शर्मिंदा है। गंभीरता से बोला, कहो, क्या चाहती हो? सुलोचना ने विनती करते हुए कहा, मेरे कपड़े पहन लो और यहां से निकल जाओ। यह नकाब चेहरे पर लगा लेना, वैसे भी सिपाही नजर उठाकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। सोनभद्र ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया और कहने लगा, मैं एक क्षत्रिय हूं, कायर नहीं। सुलोचना बोली, तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे हो। जब तक मैं खुद तुम्हें यहां से निकाल ना दूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमने अभी मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे। मैंने पाप किया है, उसका प्रायश्चित मुझे करने दो। औरत का सबसे आखिरी हथियार उसका रोना होता है। जहां पर सारे तरीके बेकार हो जाए, वहां पर यह काम आ जाता है। सुलोचना का रोना देखकर सोनभद्र कुछ नरम पड़ गए। बोले, अगर मैं यहां से निकल गया तो मेरी मुसीबत तुम पर टूट पड़ेगी। सुलोचना ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं सुबह बड़े आराम से यहां से निकल जाऊंगी। सुलोचना ने यह झूठ बोला था, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। सोनभद्र ने मजबूर होकर उसका यह प्रस्ताव मान लिया। सुलोचना ने वह अंगूठी सोनभद्र को दी और कहा कि यह सैनिकों को दिखा देना। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदल लिए। सोनभद्र सुलोचना के कपड़े पहनकर जेल से निकल गया। सिपाहियों ने आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। इधर सुलोचना चुपचाप कंबल ओढ़कर लेट गई। कुछ देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला। दीपक बुझ चुका था। जल्लाद हाथों में तलवार लिए हुए अंदर आया। अंधेरे में उसने देखा कि कैदी सो रहा है। उसने कंबल हटाकर सुलोचना के गले पर छुरी चला दी। सुलोचना जिसकी मौत का मजा लेना चाहती थी, उसके लिए ही उसने अपनी जान दे दी। प्यार के खेल निराले होते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। भोर की पहली किरण आसमान में फूट पड़ी। जल्लाद सिर को पोटली में लपेटे हुए राजा के सामने पहुंचा और बोला, सोनभद्र का सिर हाजिर है जनाब। राजा ने कहा, कपड़ा हटाओ। जल्लाद ने कपड़ा हटाया। एक बिजली सी कौंध गई। राजा के होश उड़ गए। यह सोनभद्र का नहीं बल्कि सुलोचना का सिर था। राजा बहुत ही निराश हुए। सुलोचना के बदले का यह कैसा दिल तोड़ देने वाला नजारा था। यह खबर टीकमगढ़ पहुंची तो सबको बहुत दुख हुआ। सोनभद्र कई दिनों तक रोते रहे। टीकमगढ़ महल में ही एक मंदिर बनवाकर उस पर सुलोचना का नाम लिखवा दिया गया। आने वाले कई सालों तक लोगों को इस भयानक अफसोस की याद रहेगी। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां पर एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिसका नाम भूगी था। उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं थी और ना ही रहने के लिए घर था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका भार था, जिस पर वह गांव वालों का अनाज भुना करती थी। गांव के लोग ज्यादातर एक वक्त ही भुने हुए चने खाते थे, इसीलिए भूगी के भाड़ पर रोज भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी कमाती उसी से उसका गुजारा चलता था।
अपनी झोपड़ी में वह एक कोने में पड़ी रहती थी। बुढ़िया सुबह उठती और चारों ओर से भाड़ में जलाने के लिए सूखी पत्तियां इकट्ठा करके लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णिमा के दिन रिवाज के हिसाब से भाड़ नहीं जलता था। इसके अलावा अगर गांव के जमींदार उदयभान के घर से अनाज भूनने के लिए आ जाता, उस दिन भी बुढ़िया को भूखे ही सोना पड़ता था, क्योंकि जमींदार उसको अनाज भूनने के बदले में कोई पैसे नहीं देता था। बुढ़िया उसके घर का पानी भी भरती और कभी कभी इस काम के लिए उसे अपना भाड़ भी बंद करना पड़ता था। वह जमींदार के गांव में रहती थी, इसीलिए जमींदार को उससे हर तरह का बिगाड़ लेने का हक था। गांव वालों की नजर में इसे ज्यादती नहीं कहा जा सकता था। जमींदार को बुढ़िया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि एक तो बुढ़िया 2-1 दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और अगर भगवान की मर्जी से वह मर भी जाती तो उसकी जगह पर कोई और मिल सकता था। जमींदार की यह मेहरबानी क्या कम थी कि वह भोगी को अपने गांव में रहने दे रहा था। चैत्र का महीना था और संक्रांति का त्योहार। आज के दिन नए अनाज का सत्तू खाया और दान किया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भोगी का भाड़ आज पूरे जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दीबाजी पर कभी कभी वह झुंझला पड़ती थी। तभी जमींदार साहब के यहां से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज के आ पहुंचे। जमींदार के आदमियों ने हुक्म दिया कि अभी भून दो। भोगी दोनों टोकरे देखकर डर गई। अब भी दोपहर थी, पर सूरज ढलने से पहले इतना अनाज भूनना नामुमकिन था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाती तो कुछ खाने के लिए कमा लेती, क्योंकि जमींदार का अनाज तो मुफ्त में ही भूनना पड़ता है। भोगी सोचने लगी कि किस्मत से इतना भी न देखा गया और इन दूतों को भेज दिया। अब आधी रात तक मुफ्त में भाड़ जलाना पड़ेगा। और फिर निराश होकर उसने दोनों टोकरे ले लिए। जमींदार के आदमी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानती हो, यहीं पर बैठी रहो, जब अनाज भून जाए तो लेकर चले जाना। बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भून जाना चाहिए। जमींदार के आदमी ये ताकीद देकर वहां से चले गए और भूखी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई मजाक तो नहीं था। उस पर बीच बीच में भूनना बंद करके भाड़ में आग भी झोंकनी पड़ती थी। तीसरा पहर हो गया और काम अभी आधा भी ना हुआ था। बुढ़िया को डर था कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे और आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने तेजी से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर देखती और फिर बालू कड़ाही में छोड़ती जाती, यहां तक कि बालू ठंडी हो जाती। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। न तो भूनते बनता था और न ही छोड़ते बनता था। सोचने लगी, ये कैसी आफत आ पड़ी है। जमींदार कौन सी मुझे रोटियां देता है, कौन सा मेरा आंसू पोंछता है। अपना खून जलाती हो तब जाकर खाने को मिलता है। लेकिन जब देखो जमींदार के आदमी खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसीलिए ना कि उनकी 4 अंगुली जमीन से मेरा गुजारा हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बिना किसी काम के पड़े हैं। वहां तो केसर नहीं उगती, फिर मुझ पर ही क्यों यह हर वक्त दबाव रहता है। कोई भी बात हुई और यह धमकी मिल जाती है कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो यह सब ना सहना पड़ता। बुढ़िया इन्हीं बातों में खोई हुई थी कि जमींदार के आदमी वहां पर आ पहुंचे और कड़क आवाज में बोले, क्यों रही, दाने भून गई क्या? भूखी ने बिना डरे कहा, भून तो रही हो, देखते नहीं हो। सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना सा अनाज भी ना भुना गया। ये तू दाना भून रही है कि उसे बर्बाद कर रही है? ये तो बिल्कुल कचरा है, इसका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज जमींदार जी तेरी क्या हालत करते हैं। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और बदनसीब बुढ़िया अब बेसहारा हो गई थी। भूखी को अब खाने का कोई सहारा नहीं रहा। गांव वालों को भी भाड़ के तबाह हो जाने से बड़ा दुख हुआ। लोगों ने जाकर जमींदार से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की इजाजत दे दीजिए, लेकिन जमींदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपना रौब कम नहीं कर सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने विनती की कि वह जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन बुढ़िया का दिल इस प्रस्ताव को नहीं मान रहा था।
इस गांव में उसने अपने 50 साल काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्यार हो गया था। जिंदगी के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब आखिरी समय में वह इसे कैसे छोड़ दे, यह सोचकर ही वह दुखी हो जाती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी उसे प्यारा था। इसी तरह 1 महीना बीत गया। सुबह का वक्त था। जमींदार उदयभान अपने 2-3 आदमियों के साथ लगान इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे। उन्हें अपने आदमी पर भरोसा नहीं था। जब वह बुढ़िया के भाड़ के आगे से निकले तो उन्होंने भाड़ की ओर देखा तो उनके बदन में आग लग गई। बुढ़िया अपने भाड़ को फिर से तैयार कर रही थी। बड़ी तेजी से उस पर मिट्टी के गोले रख रही थी। शायद उसने कुछ रात रहते ही यह काम शुरू कर दिया था और सूरज निकलने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहती थी। उसे जरा भी शक नहीं था कि मैं जमींदार के खिलाफ कोई काम कर रही हो। उसे देखकर उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से यह कर रही है? घुघी ने हैरान होकर देखा तो सामने जमींदार साहब खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? सब लोग कहने लगे कि बना लो तो बना रही हो। जमींदार ने कहा, मैं अभी इसे खुदवा डालूंगा। ये कहकर उन्होंने भाड़ को एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ बिखर गई। दूसरी ठोकर पर बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब बुढ़िया को गुस्सा आया। उसने कमर सहलाते हुए कहा, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का तो करो। मुझे इस तरह से उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुली जमीन में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले को कहती हूं कि गरीब की आह मत लो, मेरा दिल दुखी मत करो। उदयभान ने कहा, अब तो यहां पर फिर से भाड़ ना बनाएगी? भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया। मैं तुम्हारे घर का पानी भी तो भरती हूं। गांव में रहना है तो मेरा काम भी करना पड़ेगा। काम तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते तुम्हारा काम नहीं कर सकती तो फिर गांव छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से इंसान जमीन का मालिक हो जाता है। मैं तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादा इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे ले नहीं सकता। जमींदार ने गरज कर कहा, अच्छा, तो अब कानून भी सिखाने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं तुझे रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, अभी जाकर उसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो। देखिए भाड़ कैसे बनाती है। जमींदार के आदमियों ने पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। एक ही पल में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आसमान से बातें करने लगी। उसकी लपटें इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस आग के पहाड़ के चारों ओर जमा हो गए। भूगी अपने भाड़ के पास ही दुखी भाव से खड़ी यह आग का तमाशा देख रही थी। अचानक उसके दिमाग में न जाने क्या आया। वह तेजी से दौड़ती हुई उस आग के कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं पड़ी कि आग के मुंह में जाए। पल भर में ही बुढ़िया का सूखा शरीर आग में समा गया। उसी समय हवा भी तेजी से चलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें पूरब दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के नजदीक ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वह आग की लपटों का शिकार बन गई। इसी तरह हिम्मत पाकर आग की लपटें और आगे बढ़ी। सामने जमींदार उदयभान के खेत थे। उस पर आग टूट पड़ी। अब गांव में हलचल मच गई। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने मानो आग पर घी का काम किया। आग की लपटें और ज्यादा भड़की और जमींदार की विशाल हवेली को अपने काबू में कर लिया। देखते ही देखते जमींदार की हवेली आग के दरिया में डूब गई और जलती हुई हवेली से आने वाली चीख पुकार बुढ़िया की चीख पुकार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। एक बुढ़िया और गरीब औरत का सब कुछ तबाह करके उसने खुद अपने विनाश को दावत दी थी। सारे गांव वाले अब यही मानते थे कि गरीब और बेसहारा बुढ़िया की बद्दुआ के कारण जमींदार का सब कुछ तबाह हो गया। जब इंसान अपने जाने पहचाने माहौल से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखता है, तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। माया के लिए भी यही बात थी। वह गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलती बैलगाड़ी में बैठी थी और उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। जिस घर में वह पली बड़ी थी, जहां हर दीवार और हर कोना उसकी पहचान का हिस्सा था, वह सब पीछे छूट चुका था। अब उसके सामने एक नया सफर था,
एक नई जिम्मेदारी थी, ससुराल। क्या वहां उसे अपनाया जाएगा? क्या वह सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, या यह परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान साबित होगी? ससुराल सिर्फ एक घर नहीं होता, यह एक परंपरा होती है, एक ऐसी दुनिया जहां हर नए रिश्ते की डोर नाजुक होती है, हर शब्द का वजन होता है और हर गलती एक कसौटी बन जाती है। माया को नहीं पता था कि उसका यह सफर आसान होगा या मुश्किल, लेकिन इतना जरूर था कि यह सफर उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक निडर और समझदार स्त्री बनाएगा। आज से उसकी ससुराल की परीक्षा शुरू हो रही थी, जिसमें हर दिन, हर रिश्ता और हर परिस्थिति उसे परखने वाली थी। क्या माया इस परीक्षा में सफल होगी? क्या वह अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी? आइए इस रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे माया अपने धैर्य, हिम्मत और समझदारी से अपने नए जीवन की हर कसौटी को पार करती है। गांव का माहौल और माया का सफर। गांव के कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ी की आवाज गूंज रही थी। आसमान में हल्की सी धुंध थी और खेतों में पसरी हरियाली मन को सुकून दे रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल गांव की सुगंध में रचा बसा लग रहा था। उसी बैलगाड़ी में बैठी थी माया, जो आज पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। उसके मन में न जाने कितनी उलझनें थी। घूंघट के अंदर से उसने एक नजर अपने पति राजू पर डाली, जो बैलगाड़ी के आगे बैठा था। वह सीधा सादा लेकिन समझदार और मेहनती था। माया के पिता ने बहुत गरीब घर में उसकी शादी की थी, लेकिन यह बात उसे कभी बुरी नहीं लगी। उसकी मां ने उसे हमेशा समझाया था कि घर बड़ा हो या छोटा, इज्जत और मेहनत से जीने वाला इंसान ही असली सुख पाता है। पर ससुराल कैसी होगी, वहां लोग कैसे होंगे, ये सब सोचकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बैलगाड़ी जैसे ही गांव में पहुंची, रास्ते के दोनों ओर खड़े लोगों ने नई दुल्हन को देखने के लिए घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश की। औरतें धीरे धीरे कानाफूसी करने लगी। बहुत सुंदर लग रही है बहू, लेकिन देखना इसे यहाँ की आदतें कब लगती है। हम देखते हैं सास ससुर के साथ निभा पाएगी या नहीं। माया को यह सब सुनाई दे रहा था। उसकी सास चंदा देवी दरवाजे पर खड़ी थी, लाल रंग की साड़ी में लिपटी हुई, आंखों में एक अजीब सा संदेह था। माया जैसे ही बैलगाड़ी से उतरी, उसकी सास ने बिना कुछ कहे उसे अंदर बुला लिया। घर छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा। मिट्टी की दीवारों पर गोबर से लिपाई की गई थी और दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार लटक रही थी। अंदर पहुंचते ही माया को लगा जैसे वह एक अलग दुनिया में आ गई हो। सास ने बिना मुस्कुराए कहा, पहले रसोई में जा और पानी गर्म कर, सबको हाथ मुंह धोना है। माया को समझ आ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसने धीरे से अपना घूंघट ऊपर किया और पानी गर्म करने चल पड़ी। गांव में गैस का चूल्हा नहीं था, लकड़ियों से जलता चूल्हा था। माया ने अब तक कभी लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, लेकिन आज उसे सीखना ही था। उसने घूंट भरकर हिम्मत जुटाई और चूल्हे में फूंक मारकर आग जलाने लगी। पर लकड़ियां गीली थी, आग पकड़ ही नहीं रही थी। इतने में उसकी ननद पारो वहां आ गई। वह लगभग ताने मारने के अंदाज में हंसते हुए बोली, क्या भाभी, आग भी नहीं जला पा रही? शहर में सब आसान होता है, यहां तो मेहनत करनी पड़ेगी। माया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कोशिश करती रही। बड़ी मुश्किल से चूल्हे में आग जली। उसकी सास चुपचाप देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। माया ने गर्म पानी तैयार कर दिया और सभी घर वालों ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया, लेकिन उसे खुद खाने को नहीं दिया गया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर अपनी ननद से पूछ लिया, मुझे भी खाना लेना है? पारो ने हंसकर कहा, पहले सास ससुर, फिर देवर, फिर ननद, फिर बाकी लोग और सबसे आखिर में बहू। यही गांव का नियम है। माया को यह सुनकर धक्का तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर जब सब खा चुके तब उसे खाने को मिला, और खाने के लिए उसे छांटे हुए चावल मिले और सब्जी भी नाम मात्र की। वह समझ गई कि यह सिर्फ उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। शाम होते होते एक नई समस्या आ गई। गांव में एक नियम था कि नई बहू को पहली रात ही कुएं से अकेले पानी भरकर लाना होता था। माया ने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला था और उसे डर भी लग रहा था। गांव की औरतें इकट्ठा होकर देखने लगी कि क्या वह यह कर पाएगी या नहीं। माया ने घड़े को उठाया और कुएं की तरफ बढ़ी। कुआं गहरा था,
और रस्सी से पानी निकालने में ताकत लगती थी। गांव की औरतें खुसर पुसर कर रही थी। देखो, ये लड़की कर पाएगी या नहीं? अगर पानी नहीं भर पाए तो समझो बहू में दम नहीं है। माया ने धीरे से रस्सी पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा नीचे डाला, रस्सी उसके हाथ से छूट गई और घड़ा कुएं में गिर गया। औरतें हंसने लगी। उसकी सास ने दूर से देखा और कहा, अगर पानी नहीं भर पाई तो समझ लो कि बहू नाकाम है। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह दोबारा कोशिश करने लगी। इस बार उसने अपने दुपट्टे से हाथों को कसकर बांधा ताकि रस्सी उसकी पकड़ में बनी रहे। धीरे धीरे उसने रस्सी खींची और काफी मशक्कत के बाद उसने पानी निकाल ही लिया। औरतें चुप हो गईं। सास ने भी पहली बार ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। माया ने महसूस किया कि उसकी परीक्षा की पहली रात बहुत कठिन थी, लेकिन वह हार नहीं मानने वाली थी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण जब गांव के आंगन में फैली तो माया की आंखें खुली। पिछली रात की थकान अभी भी उसके शरीर में थी, लेकिन ससुराल में बहू के लिए आराम नाम की कोई चीज नहीं होती। उसने जल्दी से उठकर अपना घूंघट ठीक किया और कमरे से बाहर निकली। बाहर आकर देखा कि उसकी सास पहले ही आंगन में बैठकर तुलसी को जल चढ़ा रही थी। माया धीरे धीरे उनके पास गई और नम्र स्वर में बोली, माँ जी, कोई काम हो तो बता दीजिए। सास ने एक नजर उसे देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, बहू, ससुराल में काम मानना नहीं पड़ता, खुद ही देखना पड़ता है। माया ने झटपट रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। चूल्हा जलाना अब भी उसके लिए चुनौती था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह से सबको नाश्ता बनाकर देना है। उसने बड़ी मुश्किल से आग जलाई और जल्दी जल्दी आटा गूंथकर पराठे बनाने लगी। इतने में ननद पारो आकर बोली, भाभी जल्दी करो, नहीं तो सब चिढ़ जाएंगे। माया ने उसकी बात सुनी और हाथों की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन भाग दौड़ में उसका हाथ चूल्हे की जलती लकड़ी से छू गया और हल्का सा जल गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रही। उसने बिना कुछ बोले अपने काम में ध्यान लगाया और नाश्ता तैयार कर दिया। घर के सभी लोग चौके में बैठकर खाने लगे। ससुर ने एक कौर लिया और बोले, नमक थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, सीख जाएगी। सास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ननद पारो ने धीरे से कहा, भाभी, गांव में बहू को हर चीज सही बनानी होती है, वरना लोग ताने मारते हैं। माया चुपचाप खड़ी रही। उसने महसूस किया कि हर किसी को खुश करना इतना आसान नहीं है। दोपहर होते ही माया को दूसरा बड़ा काम दिया गया, आंगन में बैठकर सबके कपड़े धोने का। गांव में ना तो वॉशिंग मशीन थी और ना ही कोई आधुनिक सुविधा। उसे बड़े से तसले में पानी भरना था और साबुन से कपड़े रगड़ रगड़ कर धोने थे। उसकी हथेलियां लाल पड़ गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसकी सास आई और बोली, जल्दी हाथ चला, धूप ढलने से पहले सब कपड़े सूख जाने चाहिए। माया ने और तेजी से कपड़े धोने शुरू किए। कुछ ही देर में देवर रामू वहां आया और बोला, भाभी, पानी तो सही से निचोड़ो, नहीं तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। माया ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वह समझ चुकी थी कि हर कोई उसे परख रहा था। शाम को गांव में एक उत्सव था। घर के सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन माया को कुछ नहीं बताया गया। जब उसने ननद से पूछा, क्या मुझे भी चलना है, तो पारो ने हंसकर कहा, नई बहू को ऐसे ही नहीं ले जाते, पहले ससुराल में कुछ दिन ठीक से निभाओ, फिर कहीं जाने की इजाजत मिलेगी। माया को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने मन महसूस कर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद घर में कोई नहीं था। माया अकेली थी और सोचने लगी कि क्या वह कभी इस घर का सही मायने में हिस्सा बन पाएगी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, बहू, अकेली बैठी हो? यहां नई बहू को यूं अकेले नहीं छोड़ते, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। माया ने चौंक कर पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बस एक अपना मानो, मेरी बातों को याद रखना, यह ससुराल तुम्हारा असली इम्तिहान है, जो जीत गया वही राज करेगा। माया को यही शब्द अजीब लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। माया सोच में पड़ गई कि यह कौन थी और क्यों आई थी। क्या यह कोई संकेत था या कोई सच्चाई छिपी थी? रात हुई
तो घर के लोग वापस आए। सब खुश थे, लेकिन माया चुपचाप रही। तभी उसकी सास ने उसे पास बुलाया और बोली, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कल तुझे खेतों में भी जाना है। माया ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसे अब एहसास होने लगा था कि यह ससुराल सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक युद्धभूमि थी, जहां हर दिन नई परीक्षा देनी थी। लेकिन उसे अब हार मानने का सवाल ही नहीं था। सुबह होते ही माया की नींद खुली तो देखा कि आंगन में हलचल मची हुई थी। उसकी सास, ननद और देवर सब तैयार हो रहे थे। सास ने माया को देखते ही कहा, आज खेतों में जाना है, जल्दी तैयार हो जा। वहां काम करना आसान नहीं होता, लेकिन बहू को सब कुछ सीखना पड़ता है। माया ने धीरे से सिर हिलाया और जल्दी से कपड़े बदलने चली गई। जब वह बाहर आई तो देखा कि ननद पारो पहले ही घर के कामों में लग चुकी थी। माया ने जल्दी जल्दी रसोई में जाकर चाय बनाई और सबको दे दी। फिर वह सास के साथ खेतों की ओर चल दी। रास्ते में गांव की कच्ची सड़कों से गुजरते हुए उसने देखा कि कई औरतें अपने सिर पर घड़ा रखे जा रही थी। कुछ खेतों में पहले से काम कर रही थी। गांव की यह दुनिया उसे नई लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह सब उसे अपने मायके की याद दिला रही थी। खेत में पहुंचते ही उसकी सास ने कहा, अब ध्यान से सुन, यहाँ काम करने के अपने तरीके होते हैं। फसल काटनी हो तो हंसिया ऐसे पकड़ते हैं, और घास निकालनी हो तो घुटनों के बल बैठकर करना होता है। माया ने सिर झुका लिया और हाथ में हंसिया पकड़कर फसल काटने लगी। शुरू में उसे काफी परेशानी हुई। हंसिया पकड़ते ही उसकी उंगलियों में हल्की खरोंच आ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पास में खड़ी एक बुजुर्ग औरत, जो गांव की बाकी औरतों के साथ काम कर रही थी, उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, नई बहू को ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। गर्मी बढ़ती जा रही थी और पसीना माया के चेहरे पर बहने लगा था, लेकिन वह लगातार मेहनत करती रही। दोपहर होते होते उसकी सास ने कहा, अब घर चल, खाना बनाना भी तेरा ही काम है। माया ने जल्दी से काम समेटा और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में संतोष था कि उसने कुछ नया सीखा। घर पहुंचते ही उसे दोबारा रसोई में जाना पड़ा। आज उसे अकेले ही सबके लिए खाना बनाना था। वह जल्दी जल्दी चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां सही से नहीं जल रही थी। तभी ननद पारो आई और हंसते हुए बोली, भाभी, इतना धीमे काम करोगी तो सबको भूख से गुस्सा आ जाएगा। माया ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों की गति तेज कर दी। जैसे तैसे उसने दाल, चावल और सब्जी बना ली। जब सब खाने बैठे तो ससुर ने चुपचाप खाना खाया और बिना कुछ कहे उठकर चले गए। सास ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माया को समझ नहीं आया कि यह अच्छा संकेत था या बुरा। शाम को जब वह आंगन में बैठी थी, तभी देवर रामू आया और धीरे से बोला, भाभी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? यहाँ सबको खुश रखना आसान नहीं है। माया ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ अपने कर्तव्य निभा रही हूँ, एक दिन सब मुझे जरूर अपनाएंगे। रामू ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और सिर हिलाकर चला गया। रात हुई तो माया अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी कि क्या वह इस ससुराल की परीक्षा में सफल हो पाएगी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। माया ने चौंक कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो पिछली रात आई थी। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, बहू, यह तो बस शुरुआत है, तुझे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन याद रखना, धैर्य और समझदारी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। माया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तब तक वह औरत गायब हो चुकी थी। माया सोच में पड़ गई कि यह औरत कौन थी। क्या वह सिर्फ एक सपना थी या कोई संकेत? लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह ससुराल सिर्फ रिश्तों की दौड़ से नहीं, बल्कि परीक्षा की कसौटी पर टिकी हुई थी, और उसे इस परीक्षा को हर हाल में पास करना था। रात के अंधेरे में माया की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर की थकान उसके शरीर पर हावी थी, लेकिन मन में उठते सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। कौन थी वह बूढ़ी औरत? क्या वह महज एक सपना थी या सच्चाई? क्या यह कोई संकेत था कि उसकी परीक्षा अभी और कठिन होने वाली थी? विचारों के बीच जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब माया की आंख खुली तो सूरज की किरणें आंगन में फैल चुकी थी। वह जल्दी से उठी और रसोई में चली गई। वहां पहले से ही उसकी सास खड़ी थी, जो शायद इस इंतजार में थी कि बहू कब उठेगी।
माया ने झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ जी, आज का काम क्या क्या करना है? सास ने उसे घूरते हुए कहा, आज तुझे खेत के काम के अलावा घर का भी सारा काम संभालना होगा। बहू सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं होती, उसे हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। माया ने सिर झुका लिया और काम में जुट गई। पहले उसने जल्दी जल्दी घर के आंगन को बुहारा, फिर पानी भरने के लिए कुएं की ओर चली गई। कुएं पर गांव की कुछ और औरतें पहले से पानी भर रही थी। जब माया ने बाल्टी कुएं में डाली तो उसमें से पानी निकालना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपने मायके में कभी इतना मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ा था। तभी पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, नई बहू का हाथ कांप रहा है। ये आवाज उसकी ननद पारो की थी। बाकी औरतें भी हंसने लगी। माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी निकाला और घड़ा भरकर घर ले आई। घर पहुंचते ही सास ने उसे खेत जाने के लिए कहा। आज उसे अकेले जाना था। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए वह सोच रही थी कि यह सब कितना अलग था। मायके की नरम छांव से ससुराल की तपती धूप तक का सफर कितना कठिन था। जब वह खेत पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ और औरतें काम कर रही थी। माया ने चुपचाप काम शुरू किया। फसल काटते हुए उसके हाथ में एक गहरी चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने अपने दुपट्टे से हाथ बांध लिया और बिना रुके काम करती रही। तभी पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बहू, इतना मत सहा कर। औरत जब दर्द सहती है तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। माया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। काम खत्म करके जब वह घर लौटी तो देखा कि सास और ननद चौके में बैठी थी। माया ने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया, लेकिन हाथ में चोट होने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी। जब वह चपाती बेल रही थी तो उसकी उंगलियां कांपने लगी। पारो ने यह देख लिया और मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे भाभी, ये क्या, हाथ कांप क्यों रहे हैं? ससुराल में रहने के लिए इतना कमजोर दिल नहीं होना चाहिए। सास ने भी तीखे स्वर में कहा, अगर इतना ही मुश्किल लगता है तो मायके क्यों नहीं चली जाती? माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए और धीरे धीरे अपना काम पूरा किया। रात को जब वह अपने कमरे में आई तो खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या वह इस ससुराल को कभी अपना बना पाएगी? तभी उसे फिर से वही हल्की सी आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार माया को डर नहीं लगा। उसने धीरे से पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जिसे तू देख तो सकती है लेकिन छू नहीं सकती। तेरा मन तुझसे कहता है कि यह घर तुझे अपनाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तुझे इसे जीतना होगा। यह ससुराल तेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। माया के मन में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन जब तक वह कुछ और पूछती, बूढ़ी औरत गायब हो गई। इस बार माया को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था, कुछ न कुछ रहस्य जरूर था जिसे समय के साथ खोलना था। अगले दिन सुबह जब माया उठी तो उसने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस किया। अब उसे सिर्फ अपने ससुराल की परीक्षा नहीं देनी थी, बल्कि इस घर में अपनी पहचान भी बनानी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली परीक्षा उससे कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। माया की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में बेचैनी ज्यादा थी। ये रात भी बाकी रातों की तरह थी, अंधेरी, रहस्यमयी और विचारों से भरी हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस बूढ़ी औरत की बातें क्या वाकई सच थी। क्या यह ससुराल उसे कभी अपनाएगा, या यह परीक्षा कभी खत्म ही नहीं होगी? सुबह हुई तो वह हमेशा की तरह जल्दी उठ गई और घर के कामों में लग गई। आज उसे खेत भी जाना था और घर के सारे काम भी निपटाने थे। सास ने उसे देखते ही कहा, आज गांव के कुछ मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ अच्छे से तैयार करना, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माया ने सिर हिलाया और सबसे पहले आंगन को अच्छे से बुहार दिया, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। लेकिन आज सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब वह खाना बना रही थी तो पारो ने चुपके से नमक की डिब्बी बदल दी। माया को इस बात का अंदाजा नहीं था। जब खाना परोसा गया तो पहली ही बाइट लेते ही ससुर ने गुस्से से कहा, यह क्या बनाया है, इतना ज्यादा नमक डाल दिया। सास ने भी तंज कसते हुए कहा, तुझे रसोई संभालनी नहीं आती तो पहले सीख तो लेती, मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा करवा दिया। माया को समझ नहीं आया
कि यह सब कैसे हुआ। उसने तो ध्यान से नमक डाला था। तभी पारो हंसते हुए बोली, भाभी, तुमने ही तो नमक डाला था, अब क्या सफाई दे रही हो। माया को इस चालाकी का एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी गलती मानी और दोबारा खाना बनाने लगी। उसकी सास और ससुर की आंखों में अब भी नाराजगी थी, लेकिन वह जानती थी कि बहू को यहाँ अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। शाम को जब वह खेतों से लौटी तो देखा कि आंगन में गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। वे लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। माया चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी, जहां कुछ लोग किसी जमीन के झगड़े को लेकर बहस कर रहे थे। यह मामला उसके ससुर के खेतों से जुड़ा था। ससुर जी की चिंता चेहरे पर साफ दिख रही थी। माया ने धीरे से कहा, बाबूजी, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं? ससुर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोले, तू घर के कामों पर ध्यान दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। माया चुप रह गई, लेकिन उसने इस मामले की सच्चाई जानने की ठान ली। रात को जब सब सो चुके थे, माया ने आंगन में अकेले बैठे ससुर से पूछा, बाबूजी, अगर आप मुझे इस परिवार का हिस्सा मानते हैं तो मुझे भी परिवार की मुश्किलों को समझने का हक होना चाहिए। यह सुनकर ससुर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, गांव में जमीन को लेकर बहुत झगड़े होते हैं। कुछ लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें अपनी हकदारी साबित करनी होगी। माया ने सोचा, क्या यह भी उसकी परीक्षा का एक हिस्सा था? क्या अब उसे सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि इस परिवार की असली सदस्य बनकर कुछ करना था? उसने ठान लिया कि इस मामले की पूरी सच्चाई जानकर अपने परिवार की मदद करेगी। अगले दिन वह चुपचाप गांव के बुजुर्गों के पास गई और वहां खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी गांव के मुखिया की आवाज आई, जिसके पास असली दस्तावेज होंगे, जमीन उसी की होगी। ये सुनकर माया को याद आया कि एक बार उसने घर के पुराने बक्से में कुछ पुराने कागजात देखे थे। वह बिना देरी किए घर पहुंची और बक्सा खोलकर उन कागजातों को देखने लगी। उसे वहां पर ससुर जी की जमीन के असली दस्तावेज मिल गए। वह दौड़कर आंगन में आई और ससुर को वह कागजात दिखाए। ससुर ने ध्यान से उन्हें पढ़ा और एक गहरी सांस ली। यह तो वही कागज है जिनकी हमें जरूरत थी। माया की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अगले ही दिन पंचायत बुलाई गई और माया के दिए गए दस्तावेजों से यह साबित हो गया कि जमीन उनके परिवार की ही थी। गांव वालों ने ससुर की सच्चाई को स्वीकार किया और जमीन का विवाद खत्म हो गया। जब माया घर लौटी तो सास ने पहली बार उसकी ओर नरम नजरों से देखा और कहा, बहू, आज तूने सच में इस घर को संभाल लिया। यह पहला मौका था जब सास ने माया की तारीफ की थी। उस रात जब माया अपने कमरे में आई तो फिर से दरवाजे पर आहट हुई। वह समझ गई कि वही बूढ़ी औरत आई होगी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। माया मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब मुझे किसी के इशारों की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी राह बना सकती हूँ। माया को अब समझ आ गया था कि ससुराल सिर्फ रिश्तों का बंधन नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो हर मुश्किल को धैर्य और समझदारी से पार करता है। माया की यह यात्रा सिर्फ एक बहू की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह जीवन के असली सबक सीखने की यात्रा थी। उसने यह समझ लिया कि ससुराल सिर्फ एक नया घर नहीं होता, बल्कि एक नई दुनिया होती है, जहां हर कदम पर धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की कसौटी होती है। माया ने सहनशीलता से कठिनाइयों का सामना किया, अपमान को सहा, चालाकियों को परखा और हर कठिनाई में समाधान खोजने का हौसला रखा। उसने यह साबित कर दिया कि नारी सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह अपनी समझदारी और सूझबूझ से परिवार को संवार भी सकती है और समाज में अपनी जगह भी बना सकती है। जीवन हमें कई परीक्षाओं से गुजारता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और संयम का दामन थामे रहता है, वही सच्चे अर्थों में महेश होता है। माया की कहानी हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा है जो नए रिश्तों में संघर्ष करती है, जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर दिन एक नई चुनौती से जूझती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ससुराल की परीक्षा सिर्फ एक स्त्री की परीक्षा नहीं, बल्कि रिश्तों की भी परीक्षा होती है। अगर रिश्ते सच्चे हो तो वक्त के साथ वे मजबूत होते हैं, और अगर वे छल और स्वार्थ से भरे हो तो समय उन्हें तोड़ देता है। माया की तरह हर स्त्री को अपनी पहचान खुद बनानी होगी।
क्योंकि जीवन में सम्मान और प्यार मांगा नहीं जाता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। तो जीवन की इस परीक्षा में हर कदम पर खुद को साबित करना ही असली जीत है।